हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा साइंस ट्रिक में। अपने साइंस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें अपन केमिस्ट्री चल रही थी, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट किए थे, 500 क्वेश्चन, जिनमें 500 क्वेश्चन में अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे से। लास्ट क्लास में मैं 66 क्वेश्चन पे क्या हो गया था, रुक गया था, ठीक है वीडियो। तो उससे आगे के क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन क्या बोलता है, विकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है, ठीक है। ये किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है पेट्रोल के साथ, ठीक है। एथेनॉल का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 1 है पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ। सी ऑप्शन है जल के साथ, डी ऑप्शन है पायरिडिन के साथ। तो आप सभी को पता है विकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण किसके साथ होता है, ध्यान रखिएगा, पायरिडिन के साथ। किसके साथ? पायरिडिन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। वो हूबहू मैंने पूरे के पूरे आपको वैसा का वैसा जो एग्जाम में पैटर्न में जो क्वेश्चन आए थे, जो आंसर माना गया है, बोर्ड ने जो आंसर माना वही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। पूरे कंप्लीट है। टॉप 500 क्वेश्चन है जिसमें केमिस्ट्री के पहले स्टार्ट करें, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के और लास्ट में बायो के, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो ऑफलाइन क्लासों में मैंने अभी बायो स्टार्ट कर रखी थी। एक बार केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ आपका तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या कहलाता है? वह है, मतलब कौन सा ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिए, प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है? जो अक्रिय हो, जो किसी से क्रिया नहीं करता हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि नोबल गैसों का नाम आपको बताना है। नोबल गैसें कितनी है? टोटल 6 हैं। कितनी है नोबल गैसों की संख्या? 6 है। ध्यान रखिएगा, उनका नाम बताना है। तो आप दोबारा कमेंट करिएगा कि उनका नाम क्या, कौन कौन सा। नोबल गैसों का नाम कौन कौन सी है जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, जिन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं आपके पास? क्लोरीन दे रखा है। क्या क्लोरीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता? करता है भाई, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। आयोडीन भी करता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन भी करता है। लेकिन हीलियम जो है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? He होता है। क्या होता है? हीलियम। हीलियम एक प्रकार की क्या है? नोबल गैस है, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, जिसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ध्यान रखिए, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, वो कौन सी है? हीलियम है। हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, रेडोन होगी, जिनोन हो गई और एक्सोन हो गई, ठीक है। जिनोन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, रेडोन हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई। 6 टोटल कितनी है आपकी नोबल गैसें, ठीक है, जिनमें हीलियम को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 की बात करते हैं। क्या है 68 में? 68 क्या बोलता है? नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है कोल तार, बी ऑप्शन है डीजल, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है कैम्फर। तो आप सभी को पता है कि नैफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? कोलतार है। क्या है भाई? कोलतार है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चारकोल है वो किसका है? ध्यान रखिए, कार्बन के जो अपर रूप है उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। जो मेन अपर रूप तो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और एक और कौन सा आ जाएगा भाई? ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट और फुलरीन। 3 मुख्य स्रोत है उसके कार्बन के, ठीक है। और इसके अलावा अन्य में की बात की जाए तो वो चारकोल आता है, कोल आता है, रक्त चारकोल आते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को किससे शुद्ध करेंगे? ऑप्शन है ऑक्सीकरण के द्वारा, बी ऑप्शन है आसवन द्वारा, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन क्या है? ओजोन अपघटन द्वारा। तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम एक धातु, और धातुओं को शुद्ध किससे करते हैं? ध्यान रखिए, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। आसवन विधि की बात की जाए तो आसवन विधि में किस किस का करता है? आप कमेंट करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, सूर्य की तरह सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वायुयात में प्राप्त होता है। जो आपका सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, उसकी जो सतह है, ठीक है, ये वाली यहाँ वाले भाग की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हीलियम, बी ऑप्शन है नियोन, सी ऑप्शन है आर्गन। वैसे तो डी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे मैंने ये क्लास में भी आपको काफ़ी बार बताया है। देखो जो सूर्य है ना, सूर्य के सरफेस का तापमान कितना होता है, ध्यान रखिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो हीलियम है ना, हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। ये जब तक हीलियम और हाइड्रोजन का मान बराबर नहीं हो जाता ना, तब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती जाएगी, और लास्ट में जब इक्वल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऊर्जा का निर्माण होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले ऑप्शन क्वेश्चन वही के वही करवा रही हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आप सबको साथ में प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है डी ग्रुप की एग्ज़ाम आने वाली है, रेलवे आर्मी जीडी की एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी की है। इनमें क्या होता है, जो साइंस के क्वेश्चन है हूबहू पहले वाले क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को करके जाइएगा, इनके बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। 95% आपका कवर कर देगा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को, ठीक है। 5% की बात की जाए तो वो आप जो क्लास वगैरह अदर नोट्स वगैरह है आपके पास, वो पूरी डिटेल वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी 95% मैंने बताया, बाकी ज़्यादा ही इससे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 72। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बोलो पहले तो CO2। क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने % पाई जाती है, 0.03%। ध्यान रखिएगा 0.03% पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक अपचायक है, अपचायक है, उपाचयक है, निर्जलीकरण है, विरंजक कारक है। विरंजक कारक भी नहीं है, उपचायक भी नहीं है, अपचायक भी नहीं है। कई बार क्या होता है, ऐसे आंसर भी आप निकाल सकते हो कि भैया आपको पता जो चीज़ें भी, अपचायक तो नहीं होगा, उपचायक भी नहीं होगा, विरंजक कारण भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या ऑप्शन, निर्जलीकरण, ठीक है। तो वैसे ध्यान रखें निर्जलीकरण है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है स्प्रे के साथ निकल, जैसे छाछ हो गई, छाछ खट्टी हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, अगर बोतल में पैक है तो जैसे ही बोतल का कैप खोलते हो तो क्या होती है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसके अलावा बात की जाए जो पैकिंग पदार्थ होते हैं ना, उनमें कौन सी पेय पदार्थों में कौन सी गैस काम मिली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक हो गई आपकी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में भी आप कोई सा ले लो, ठीक है, उन सब में कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्लोरीन का दूसरा क्वेश्चन था। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, वायुमंडल में कौन सी नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, मैंने 3 अभी जब से मैं करवा रही हूँ आपको, ये अपना 5th क्लास चल रही है केमिस्ट्री का, उसमें मेरे ख्याल से ये पता नहीं मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता नाइट्रोजन तो 78% पाई जाती है, ये तो पाई जाती है, हीलियम भी पाई जाती है, क्लोरीन नहीं पाई जाती। ध्यान रखिए ये एक भूप्रपट्टी पर पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाती है। ध्यान रखिए कौन सी, क्लोरीन गैस, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन बोले तो Cl, क्लोरीन बोले तो Cl, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आगे चला गया भाई। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। देखो ये टाइपिंग में क्या थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ध्यान रखिए अग्निशामक, ये क्या नाम लिखा है, अग्निशामक लिखा है। तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन है बालू और पोटेशियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सबको पता है भाई, जो ये आपका अग्निशामक यंत्र होता है, वैसे देखा जाए तो देखो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं ना, इस तरीके से जो अपने रहते हैं, अपनी जो बात की जाए अपनी जो कोचिंग वगैरह है, आपके घर वगैरह है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ पर क्या रखते हैं,
अपने अग्निशामक यंत्र रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बोतल सी रहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से इस ढक्कन को खोलोगे ना, इस वाले कैप को खोलोगे, ठीक है। दूसरे कलर में बताती हूँ मैं आपको। ये यहाँ से जुड़ा होता है, इसको जैसे ही आप खींचोगे ना तो ये खुल जाएगा, ठीक है। वैसे इसके अंदर गैस कौन सी बड़ी होती है तो ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें और क्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 75 का। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, ठीक है। वह कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? एथाइल एल्कोहल, बी ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल। दो ऑप्शन और देखने पड़ेंगे अपने को। सी ऑप्शन क्या है आपके पास में? कास्ट स्प्रिट। सी डी ऑप्शन है गिल्सरोल। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? गिल्सरोल। देखो क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ आपको क्या हुआ। किसी को स्पीड ज़्यादा लगे तो भाई कम करके देख लीजिएगा, जिसको कम लगे वो ज़्यादा करके देख लेना, ठीक है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा होता है? गिल्सरोल होता है। साबुन जब बनाते हैं तो लास्ट में साथ में क्या बनता है? ध्यान रखिए गिल्सरोल भी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है डॉल्टन ने, एरविन श्रोडिंगर ने, सी ऑप्शन है नील्स बोर ने, डी ऑप्शन क्या है? रदरफोर्ड ने। तो बताइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी सबसे पहले? आप सबको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी। नील्स बोर ने बताया था ना, देखो भाई परमाणुओं के बारे में बताया था नील्स बोर ने। क्या बताया था कि जो क्या होता है कक्षाओं के बारे में बताया था उन्होंने कि कौन सी कक्षाओं में होगी, ठीक है। जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। किसने किया था? नील्स बोर ने, जिसका मॉडल का नाम ही क्या था? बोर का मॉडल, जिसको क्या कहते हैं? बोर का मॉडल। नील्स बोर ने बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी सबसे पहले इन्होंने की थी, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था इन्होंने कि जब क्या होता है, मान लो ये आपका परमाणु है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाना है, ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल में हो भाई, आप जैसे मान लो दूसरी क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो आप, और आपको क्या कर दिया जाए डायरेक्ट ही चौथी क्लास में कर दिया जाए, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? भाई मैं तो खुश होगा। 2 दिन क्या हो गया अपने को? क्या हो गया भाई? 2 क्लास पढ़नी नहीं पड़ी। वैसे कोरोना में तो देखो वैसे सबकी छुट्टियां हो गई है, तो 2 क्लास आगे कर दी तो आपकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही बताया था नील्स बोर ने, जब इलेक्ट्रॉन उच्च निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा में वृद्धि होती है, एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता तो एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। जैसे मान लो कि आप 12th क्लास में हो, अभी आप मान लो फेल हुए और आपको 5वीं क्लास में कर दिया जाए, तो बताओ एनर्जी रहेगी क्या? कुछ नहीं भाई। मान लो कि 11वीं क्लास से फेल होते ही 10वीं में कर दे तो एनर्जी क्या रहेगी आपकी? कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च में जाता है तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन उच्च कक्षा से निम्न में आता है तो एनर्जी क्या होती है? घटती है। किसने बताया था? नील्स बोर ने कहा था। और नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था, उसकी स्वर्ण पत्रिका मॉडल जो रदरफोर्ड का था, उसकी कमियों को कैसे दूर किया था? तो ध्यान रखिए उन्होंने बताया था नील्स बोर ने कि जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कक्षाओं का क्रम भी बताया था, के एल एम एन बताया था। पहली कक्षा का नाम के, फिर दूसरी का एल, फिर एम, फिर एन बताया था, ठीक है। किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जिनको कोणीय वेग का मान 2πn होना चाहिए, ठीक है, वो बताया था उन्होंने, ठीक है। एक फॉर्मूला भी दिया था h बराबर 2πn, ठीक है। ये बात भी किसने बताई थी? बोर ने बताया था। लेकिन इनका मॉडल में फेल हो गया था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तब तक तो ठीक है भाई, ठीक है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तब तक तो ठीक है, ऊपर जा रहा है तब बढ़ेगी, नीचे आ रहा है तो घटेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ 4-5 कक्षाओं को पार कर जाए, ऐसे 5-6 कक्षाओं को पार कर जाए, तो वहाँ ना ऊर्जा का क्या होता है? बढ़ती है ऊर्जा, ना घटती है। तो इस तरीके से इनका मॉडल क्या हो गया था? बाद में फेल हो गया था। आपको यहाँ याद रखना बस इतना ही। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? नील्स बोर ने बताया था। मैंने इनकी पूरी स्टोरी बता दी आपके सामने। डाल्टन की बात की जाए, सबसे पहले परमाणु की जो परमाणु
के बारे में बताया था, वो किसने बताया था? जॉन डोल्टन ने बताया था। वैसे बात की जाए तो भारतीय कणाद थे, कणाद ने बताया था सबसे पहले, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों की बात की जाए तो कणाद ने बताया था, कणाद के बाद में किसने बताया? डोल्टन ने बताया था, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल कौन सा था? कौन सा था भाई? ध्यान रखिए, स्वर्ण पत्री का मॉडल था, ठीक है। इन्होंने नाइट्रोजन गैस की खोज भी की थी, ये भी ध्यान रखना आपको। दाहक सोडा कैसा होता है? अब देखो हिंदी आ जाए ना तो ऐसे लग जाती है कि भाई पता नहीं क्या पूछा है। दाहक सोडा क्या है, कैसा होता है? उत्फुल्लन, प्रस्वेदी, ऑक्सीकारक, अपचायक। तो आप सबको पता है कैसा होता है? प्रस्वेदी होता है। कैसा होता है? प्रस्वेदी होता है। दाहक सोडा मतलब कि जो सोडा होता है ना उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आपको कमेंट में फॉर्मूला बताना है। एक मीठा सोडा होता है, ठीक है, मीठे सोडे का फॉर्मूला बताना है। एक कास्टिक सोडे का बताना है, ठीक है। एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है। भाई एक नहाने वाली साबुन, ठीक है, नहाने वाली साबुन में कौन सा सोडा काम में लेते हैं? नहाने वाले में। एक कपड़े धोने वाले में कौन से लेते हैं? ये दोनों आपको बताने हैं, कपड़े, ठीक है। इन दोनों के अंदर कौन सा सोडा काम में लेते हैं? आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर मैं 1 देती हूँ, KOH। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में क्या? KOH। बी ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन आपके पास NaOH। सी ऑप्शन आपके पास में मैं दे देती हूँ 3 नंबर का ऑप्शन CaCO3, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है। तो आपको बताना है खाने का सोडा, और एक तो खाने का सोडा का सूत्र बताना आपको, मीठे सोडे का, जिसको खाने का सोडा मीठे के सोडा को बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। कास्टिक नहीं, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र बताना है। इसके साथ में नहाने की साबुन का सूत्र बताना है, उसमें कौन सा सोडा यूज़ करते हैं, और कपड़े धोने वाली साबुन का ऑप्शन आपके सामने बताना है आपको। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्वेदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है? बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार में प्रयोग करना अत्यधिक अवांछनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आजकल भी बोल रखा है कि बार बार में आप जैसे तेल हो, भैया आप कढ़ाई कर रहे हो ना, तेल में क्या कर रहे हो? बार बार में कोई सामान तल रहे हो, फिर उसी का बार बार में यूज़ करें, उसी तेल को दोबारा यूज़ कर लिया, उसी को दोबारा यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होते? रोग होने लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसकी बात करते हैं। वैसे तो उससे रोग होने लग जाते हैं। यहाँ बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं हम। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है। बी ऑप्शन है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा होते हैं। सी ऑप्शन भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है। तेल की हानि और बर्बादी, भाई तेल की हानि बर्बादी कहाँ से होगा, ठीक है, प्रदूषण कहाँ से होगा इसके अंदर? पोषक तत्वों की कमी फिर भी मान सकते हो आप, लेकिन यहाँ मेन जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा हो जाते, जो अपनी बॉडी को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। इसलिए बार बार में तेल का एक बार इस्तेमाल करने के बाद में तेल जो उबाल लिया आपने, उसमें जो भी तलना था, जैसे पकौड़ियाँ तल ली, ठीक है, अब उस तेल को आपको वापस से आप 2 बारी और यूज़ कर रहे हो, मान लो 1 बारी और यूज़ कर लिया, उसके बाद में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए खतरनाक है, ठीक है, वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो भाई बैटरी में तो आप सबको पता है, अभी कौन सा यूज़ करते बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं पहले, ऐसे क्या तुक्का लगाएं अपन भी, आंसर डायरेक्ट ऐसे बता से हो सकता है कि वो आंसर ही ना हो। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं एसिड कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तो होता ही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या? HCl। HCl तो कहाँ पाया जाता है? अपने पेट में पाया जाता है, जो क्या करता है? अम्लता, भाई भोजन को पचाने का काम करता है, ध्यान रखिए, भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है जो HCl होता है। ध्यान रखिए, तेजाब जिसको बोलते हैं, ये तेजाब या HCl, ठीक है, ध्यान रखिएगा, HCl तेजाब है। अगर एक बूंद भी हथेली पे गिर गई तो पूरी हथेली की स्किन चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अति तीव्र अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4।
सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आयोडीन, बी ऑप्शन क्या है एन क्लोरोसिनेलोन, सी ऑप्शन क्या है बायोथियोनॉल, डी ऑप्शन क्या है कैसोल। तो बताइए डेटोल में क्या प्रतिरोधी मौजूद होता है? तो आप सभी को पता है एंड्रोलोरॉक्सीनेलोन उपस्थित होता है, इसको याद कर लेना भाई, डेटोल में चीज उपस्थित होती है। तो आज के टॉप 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी तक की अपनी सीरीज़ में टॉप 500 की सीरीज़ लेके चले थे, जिनमें मैंने आपको 80 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा दिए भाई, ठीक है। हालांकि मैंने 80 करवाए, लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से अगर वीडियो को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको एक साथ आपको 80 नहीं, कम से कम आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। वो मैं आपको एक साथ बता जो आगे आने वाले हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन तो ऐसे जिनके आंसर मैं पहले बता चुकी होती हूँ, जो बाद में आते हैं, ठीक है।